नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में मालवा के परमार वंश के बारे में। दोस्तों, 800 से 1327 ईस्वी के आसपास के समय की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है कि जो परमार वंश है वो मालवा क्षेत्र के आसपास का वंश है। हम शुरुआत करते हैं दोस्तों संस्थापक से कि आखिर मालवा वंश का संस्थापक कौन था। तो कृष्णराज उपेंद्र का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन और धार नगरी। इन दो चीज़ों को ध्यान रखना है, कृष्णराज या उपेंद्र नाम ध्यान रखें। और मालवा की या परमार वंश की राजधानी के रूप में आप एक को उज्जैन और दूसरा धार को ध्यान रख सकते हैं। ठीक। प्रमुख शासकों की बात करें तो संस्थापक कृष्णराज, श्री हर्ष, वैरी सिंह, बाक्यपति मुंज, सिंधुराज, राजा भोज, जयसिंह प्रथम और महलक देव का नाम आप ध्यान रख लीजिए। दोस्तों, चर्चा करते हैं श्री हर्ष, जिसे सीयक द्वितीय कहा जाता है इनकी। दोस्तों, सीयक द्वितीय या श्री हर्ष को परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने राष्ट्रकूट नरेश खोतिक को हराया था। ध्यान रखना है आपको सबसे पहले क्या कि जो श्रीहर्ष या सीयक द्वितीय है, इनका संबंध किस वंश से है। तो इनका संबंध दोस्तों परमार वंश से है और इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासक खोतिक को हराया था। दोस्तों, ध्यान रखना है 1945 में किसने श्रीहर्ष ने परमार वंश को राष्ट्रकूटों से मुक्त कराया था। वास्तविक संस्थापक कहलाता है श्रीहर्ष परमार वंश का। फिर दोस्तों बात करते हैं वैरी सिंह द्वितीय की। तो दोस्तों, परमार वंश के शासक वैरी सिंह द्वितीय ने राजधानी उज्जैन से हटाकर धार ले जाई गई थी इनके समय में, तो इसको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों बात करते हैं वाकपति मुंज की। दोस्तों, मांडू में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था और वाकपति मुंज के समय को मालवा का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस बात को आप नहीं भूल सकते। मालवा का स्वर्णकाल किसके समय को कहते हैं? वाकपति मुंज के समय को कहते हैं। और वाकपति मुंज ने दोस्तों कलचुरी, चालुक्य और हूणों पर जीत हासिल की थी। इतना भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं वाकपति मुंज के प्रमुख दरबारियों की। तो सबसे पहले ध्यान रखना है पद्मगुप्त या परिमल को। इनकी रचना है नवसाह सांख्यचरित। इसमें सिंधु राज्य की विजयों का वर्णन है। ध्यान रखना है नवसाह सांख्यचरित किसकी रचना है? पद्मगुप्त या परिमल की रचना है। फिर धनंजय की बात करें तो इनकी रचना है दस रूपक। धनिक की रचना है यशो रूपावलोक। और मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, जो कि जैन साहित्य है। और दोस्तों प्रबंध चिंतामणि में हमें राजा मुंज और भोज के प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो ये तो बात हुई वाकपति मुंज के प्रमुख दरबारियों की, उनकी रचनाओं की और किसके संबंध में वे रचनाएं हैं इसके बारे में। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कंफ्यूजिंग पॉइंट की। तो दोस्तों धार के किले को तो हम सभी जानते हैं, हमने सुना होगा। इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। किस नाम से? लीलोद्यानगिरी के नाम से। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में एमबीटी कह सकते हैं, तो एमबीटी के द्वारा इस किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रखें धार के किले का निर्माण नीलोद्यानगिरी के नाम से राजा भोज ने कराया था। और पुनर्निर्माण की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का पुनर्निर्माण करवाया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिंधु राज की। पहले ही चर्चा कर ली कि लेखक पद्मगुप्त या परिमल द्वारा रचित नवसाह सांख्यचरित में सिंधु राज की विजयों का वर्णन है। और सिंधु राज के बाद दोस्तों परमार वंश की बागडोर पुत्र राजा भोज ने संभाली। तो यदि प्रश्न बन जाए कि राजा भोज किसके पुत्र थे, तो आपको ध्यान रखना है सिंधु राज के पुत्र थे। या सिंधु राज के उत्तराधिकारी को पूछ लें तो राजा भोज का नाम आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों राजा भोज के बारे में। जन्म हुआ था उज्जैन में
1980 में राजधानी थी इनके समय धारा नगरी, जिसे कहते हैं धार। उपाधियां थी कविराज और नव विक्रमादित्य की। तो ध्यान रखना है, नव विक्रमादित्य को किसकी उपाधि है, किसने धारण की थी, राजा भोज की उपाधि है। मृत्यु की बात करें तो कलचुरी शासक कर्ण के आक्रमण में राजा भोज की मृत्यु 1055 में धार में हुई थी। जन्म कब हुआ था, 980 में। मृत्यु कब हुई थी, 1055 में। कहां पर हुई थी, धार में हुई थी, राजा कर्ण के आक्रमण से, या राजा कर्ण के आक्रमण में। इतना आपको ध्यान रख लेना है राजा भोज के बारे में। यदि इनकी साहित्यिक उपलब्धियों की बात करें तो रचनाएं देख सकते हैं, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा और समरांगण सूत्र। राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो उड़ीसा के शासक इंद्रनथ को हराया, कलचुरी के शासक गांगेय देव को हराया, तेलंगाना के शासक तैलप को हराया, कोंकण के शासक शिलाहर काशी देव को हराया। इसी प्रकार से सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियों की बात करें तो धार में भोजशाला का निर्माण कराया, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया, भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया, भोजताल और साइक्लोपियन बांध का निर्माण करवाया दोस्तों राजा भोज ने, और धार के किले का निर्माण तो करवाया ही है। यदि अन्य उपलब्धियों की बात करें तो दोस्तों 500 से ज्यादा दरबारियों को इन्होंने आश्रय दिया था अपने दरबार में। राजा भोज की हम बात कर रहे हैं दोस्तों ग्रंथों में जहाज और विमान बनाने की विधियों का उल्लेख किया था। यदि दरबारियों की बात करें तो धनपाल का नाम ध्यान रखें दोस्तों। धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया और तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की। अब मान लो प्रश्न बन जाए कि तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना किसने की, ध्यान रखना है धनपाल ने की। इसी प्रकार से भास्कर भट्ट भी राजा भोज के दरबारी थे दोस्तों। भोज ने कवि भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि प्रदान की थी। तो विद्यापति की उपाधि किसे किसने दी थी, राजा भोज ने भास्कर भट्ट को दी थी। और फिर दामोदर मिश्र दोस्तों, इनकी रचना है हनुमान नाटक। और भट्ट की बात करें तो वैदिक साहित्य का टीकाकार। तो इतना आपको ध्यान रख लेना है। और फिर बात करते हैं दोस्तों हम महलक देव के बारे में। परमार वंश का अंतिम शासक महलक देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने हराकर मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो ध्यान रखना है भाई, महलक देव के समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे आइन उल मुल्क, इन्होंने इन्हें हराया और मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। तो ये तो हमने बात कर ली विस्तार से परमार वंश के बारे में, उनके प्रमुख शासकों के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों कछवाहा वंश की शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले ग्वालियर, फिर देखेंगे दोवकुंड शाखा और फिर नरवर शाखा। शुरुआत करते हैं ग्वालियर शाखा से। तो दोस्तों ग्वालियर शाखा के संस्थापक लक्ष्मण या वज्रदामन को माना जाता है। कछवाहा वंश की चर्चा की जा रही है, उसमें भी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्वालियर शाखा की, जिसके संस्थापक लक्ष्मण या वज्रदामन को माना जाता है। वज्रदामन की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, सिहोनिया थी। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर दुर्ग को बनाया। पर दोस्तों वज्रदामन को इतिहास में छोड़ीपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न बनता है छोड़ीपति की उपाधि किसे दी गई, तो वज्रदामन। ग्वालियर शाखा के अन्य प्रमुख शासकों की बात करें तो मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, सूर्यपाल और महिपाल आपको देखने को मिलेंगे। विशेष तथ्य की बात करें ग्वालियर शाखा की तो ककनमठ मंदिर दोस्तों मुरैना के सोहोनिया में स्थित है, जिसका निर्माण कछवाहा वंश के शासक कीर्तिराज ने करवाया था। बात कर रहे हैं ककनमठ मंदिर की। फिर आसन नदी के किनारे स्थित ककनमठ मंदिर शिव पार्वती को समर्पित है। किस नदी के किनारे है, तो आसन नदी के किनारे स्थित है। और मुरैना में स्थित दोस्तों 64 योगिनी मंदिर, इसका निर्माण भी कछवाहा वंश के शासक किसने, देवपाल ने करवाया था। देवपाल को दोस्तों अपराजित विरुद्ध की उपाधि भी दी गई है। ध्यान रखना है, अपराजित विरुद्ध की उपाधि किसे दी गई है, देवपाल को दी गई है। दोस्तों शासक सूर्यपाल को सूर्य नृप भी कहा जाता था। और राजा महिपाल ने ग्वालियर में सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर विष्णु के पद्मनाभ को समर्पित है। इस प्रकार से ग्वालियर शाखा जो कि कछवाहा वंश से संबंधित है, इसकी चर्चा कर ली। अब इसी वंश की दूसरी शाखा दोवकुंडा शाखा की बात करते हैं। श्योपुर जिले में स्थित है दोस्तों। इसके संस्थापक युवराज को माना जाता है। और दोस्तों
यह शाखा प्रारंभिक समय में चंदेलों की सामंत हुआ करती थी। और दोस्तों दोवकुंड शाखा के प्रमुख शासकों की बात करें युवराज के अलावा तो अर्जुन, अभिमन्यु, विजयपाल और विक्रम प्रमुख हैं। विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों दोवकुंड के प्रथम शासक युवराज को कच्छप घात कुलभूषण कहा जाता है। ध्यान रखें, कच्छप घात कुलभूषण किसे कहा जाता है तो युवराज को कहा जाता है। दोस्तों शासक अर्जुन ने परमार शासक राजा भोज को पराजित किया, इस फैक्ट को याद रख लें। शासक विजयपाल ने अधिराज विजय की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं दोस्तों नरवर की शाखा की। कच्छवाह वंश की नरवर शाखा का संस्थापक सुमित्र था। कौन था? सुमित्र था। यह शाखा शिवपुरी में सिंध नदी के किनारे स्थित थी। और दोस्तों नरवर शाखा के अन्य प्रमुख शासकों की बात करें तो गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह प्रमुख हैं। दोस्तों ढोला मारू गीत का संबंध कछवाह वंश से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ढोला मारू गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। यहाँ पर दोस्तों ककनमठ मंदिर देख सकते हैं, मुरैना जिले में स्थित है। निर्माण किसने कराया था? हमने चर्चा कर ली है, कीर्तिराज ने कराया था। किस वंश के? कछवाह वंश के हैं। किस शाखा के हैं? ग्वालियर शाखा के हैं। 64 योगिनी मंदिर की बात करें दोस्तों तो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर मितावली नामक जगह पर स्थित प्राचीन मंदिर है। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित वृत्ताकार मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर दोस्तों वृत्ताकार है, इसको ध्यान रखना है, मुरैना में स्थित है। और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 64 योगिनी मंदिर को, मुरैना में स्थित है। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों का मध्य प्रदेश में आगमन। दोस्तों इस टेबल को बिल्कुल नहीं भूलना। सबसे पहले बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज है जो वो यूनान और ग्रीक से आया था। यूनान या ग्रीक बोले दोस्तों, ठीक। तो यहां से कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, मध्य प्रदेश में या देश में आया था। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, इसकी पुस्तक है इंडिका। तो इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने मध्य प्रदेश की प्रनास जिसे हम तमसा कहते हैं और केनास जिसे हम केन कहते हैं, तो केन नदी का वर्णन है। तो इंडिका पुस्तक में कौन कौन सी नदी का वर्णन है? तमसा और केन नदी का वर्णन है मेगास्थनीज की इंडिका में। कहां से आया था? यूनान या ग्रीक से आया था। फिर क्लॉडियस टॉलमी की बात करें तो मिस्र जिसे हम इजिप्ट कहते हैं, यहां से आया था। और टॉलमी की पुस्तक है टॉलमी का भूगोल। इसमें नामदोस नर्मदा, नानगौरी ताप्ती, ओइंडोन विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किया गया है। और ओजेन दोस्तों उज्जैन को शकों की राजधानी के रूप में मान्यता दी है। तो ओजेन दोस्तों उज्जैन को कह दिया है, ओइंडोन कह दिया विंध्याचल पर्वत को, ननगौना कह दिया ताप्ती को, नाम दोस्तों हम सभी जानते हैं नर्मदा को कहते हैं। तो दोस्तों टॉलमी की पुस्तक टॉलमी के भूगोल में उल्लेख है। फिर फाहयान की बात करें दोस्तों, चीन से आया है। मालवा की जलवायु को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कह डाला है। हेनसांग की बात करें तो चीन से आया है। और हेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में मालवा क्षेत्र और माही नदी का वर्णन किया है। ध्यान रखना है दोस्तों, हेनसांग ने भी अपनी पुस्तक सी यू की में मालवा क्षेत्र का उल्लेख किया है। लेकिन फाहयान ने कहा था कि जो मालवा की जलवायु है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। इतना ध्यान रखना है। अलबरूनी या अबू रेहन की बात करें, उज्बेकिस्तान से आए थे। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में खजूर वाहक जिसे हम खजुराहो कहते हैं, तिऔरी जिसे हम त्रिपुरी कहते हैं, और अर्दीन जिसे हम उज्जैन कहते हैं, इसका उल्लेख किया है। इसी क्रम में इब्न बतूता मोरक्को से आए। पुस्तक थी रहला, इसमें उमटी जिसे भिंड कहते हैं, आलापुर बरोई जिसे नरवर कहते हैं, मठ जिसे ग्वालियर कहते हैं, इसका वर्णन है। फिर दोस्तों साकी मुस्तैद खां भारत से आए। साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित एक किताब है जिसका नाम है मसिर ए आलमगिरी। इसमें औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। थॉमस रो की बात करें तो ब्रिटेन से आए थे दोस्तों। राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था थॉमस रो, जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया था। उसके बाद शाहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर गया था। ठीक है, रॉल्ट फिंच दोस्तों ये भी ब्रिटेन से आए थे। और इन्होंने रॉल्ट फिंच ने बुरहानपुर किले का भ्रमण, ताप्ती नदी और भारत में बाल विवाह का उल्लेख किया है। फिर बात करते हैं कैप्टन जे फोर्सेथ की, यूएसए के हैं। पचमढ़ी की खोज दोस्तों इन्होंने ही की थी। किसने की थी? कैप्टन जे फोर्सेथ ने की थी। इनकी पुस्तक है, क्या नाम है उसका? द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। इस प्रसिद्ध पुस्तक में
इन्होंने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की उत्कृष्ट सुंदरता का चित्रण किया है। फिर टीएस बर्ट ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटिश इंजीनियर ने खजुराहो की मंदिरों की खोज की। किसने की? टीएस बर्ट ने की खजुराहो की मंदिरों की खोज, ब्रिटेन से आए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम भी ब्रिटेन से आए थे दोस्तों। भरूच स्तूप को पहली बार 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही देखा था। भरूच स्तूप कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताएं। जनरल टेलर भी ब्रिटेन के हैं। 1818 में सांची स्तूप को पहली बार जनरल टेलर ने देखा। इतना बड़ा स्तूप बना हुआ था भाई, इनको पहली बार दिखाई दिया। ऐसा हो सकता है? आप ही बताओ, कितने सारे लोगों ने देखा होगा जो वहां से गुजरते होंगे, ठीक है, लेकिन नाम इनका इतिहास में दर्ज है। हो सकता है इन्होंने ही देखा, उस समय वहां पर ज्यादा आवाजाही ना होती हो, दुर्गम क्षेत्र हुआ करता हो, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। फिर जॉन मार्शल की बात करें तो ब्रिटेन, 1919 में इन्होंने सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की। जॉन मार्शल ब्रिटेन से आए थे, 1919 में सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की। अब ध्यान रखना है भाई, किसने की? जॉन मार्शल ने की। कब की? 1919 में सांची पुरातत्व संग्रहालय। फिर समाचार के पन्नों की बात करें तो दोस्तों प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में स्थित है और इसमें बाघ देवी की नई प्रतिमा अष्ट धातु द्वारा निर्मित की गई है, किंतु सांप्रदायिक विवाद के कारण मूर्ति अभी तक स्थापित नहीं की गई। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आप तो इतना ध्यान रख लें कि प्रभात रॉय मूर्ति स्टूडियो कहां पर है? ग्वालियर में है। और साइक्लोपियन बांध की चर्चा भी कर लेते हैं दोस्तों। विशाल बांध, हालांकि चर्चा पहले कर चुके हैं हम। तो साइक्लोपियन बांध दोस्तों, विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी के किनारे राजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया। साइक्लोपियन बांध की बात करी है, बेतवा नदी के किनारे भोजपुर में स्थित है। राजा भोज ने इसको बनवाया था, लेकिन नष्ट करने वाले का नाम भी नहीं बोलना दोस्तों। किसने कराया? होशंग शाह के द्वारा इसे नष्ट करवा दिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अपनी चर्चा को पूरा किया। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। वीडियो यदि आपको बढ़िया लगता है तो दोस्तों लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे ना, तो बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे तो उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका बेनिफिट है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर हम अलग अलग कंटेंट, साथ ही साथ वीडियोस की लिंक भी आप तक शेयर करते रहते हैं, ताकि आपको थोड़ी सुविधा हो जाए वीडियो को ढूंढने में। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेज को फेसबुक पर भी बना रखा है, लेकिन उतने सक्रिय रहते नहीं उस पर अभी, तो आपसे कहते भी नहीं है कि आप उसको भी ज्वाइन कर लें। बाकी आपकी इच्छा है, यदि आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर भी सक्रियता दिखा देंगे, ठीक। इतना आपको ध्यान रखना है, बस एक चीज नहीं छोड़नी, क्या? मेहनत करना। बस मेहनत करना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक हमारी मंजिल हमें प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।